सलाम मेरे दोस्तों। वर्ल्ड वॉर टू इंसानी इतिहास का सबसे ज़्यादा खूनखार जंग साबित हुआ था। बहुत सारे लोग इस जंग में मारे गए थे और इस खूनी जंग को स्टार्ट किया था एडोल्फ हिटलर ने। हिटलर जीनियस था, मंसूबासाज था, क्रिज्मेस्टिक था और लीडर था। एक मजबूत असाब का मालिक था, जंगी मंसूबों का मास्टर था एंड बेस्ट स्ट्रेटेजी मेकर था। उसके खून में जुनून था। वो अपनी जुनूनी स्पीचेस की वजह से लोगों का खून गर्माता और लोगों को जज्बात पे मजबूर कर देता था। लेकिन फिर भी हिटलर किलर था, खूनी था। उसकी जंगी जुनून की वजह से 5 करोड़ लोग मारे गए, जिसमें 60 लाख जूस शामिल है। नाजरीन, बड़े बड़े शहर तबाह और बर्बाद हो गए। लंदन, टोक्यो, हैम्बर्ग, बर्लिन और इसके अलावा और बहुत सारे शहर। वर्ल्ड वॉर 2 पूरे यूरोप में एक आग की तरफ फैल गया था। हर तरफ तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं था। आज की इस वीडियो में हम आपको वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। आपने इसको मिस नहीं करना है कि वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था, क्यों हुआ था और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा और आने वाले नस्लों पे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। क्योंकि ये एक ऐसी जंग थी जिसने दुनिया को एक सबक सिखा दिया, जिसने दुनिया को ये दिखाया कि एक कमजोर इकोनॉमी, ऐसी इकोनॉमी जो घिरी हुई थी, जिसका एक ब्रेड नाजरीन, एक ब्रेड वो बिलियन मार्क में था, लेकिन वो उठ के पूरी दुनिया पे कब्जा करता है। और आज फिर देखें कि जर्मनी की इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है और उसने अपने आप को इतने स्टेबिलिटी की तरफ कैसे लाया। अपनी कहानी की स्टार्टिंग करते हैं सन 1919 से। ये वो साल था जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होता है और एक करारदाद पास की जाती है जिसे कहते हैं द ट्रीटी ऑफ वर्साई। ये वो ट्रीटी थी जिसमें एक अहम क्लॉज था, आर्टिकल 231। इस क्लॉज में ये मेंशन किया गया था कि जितना भी लॉस वर्ल्ड वॉर 1 से हुआ है उसका सारा अजाला जर्मनी भरेगा। यानी वर्ल्ड वॉर 1 की जितने भी लॉसेस है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जर्मनी पे डाल दी गई। असल में ब्रिटेन और फ्रांस ये चाहते थे कि वर्ल्ड वॉर 1 से उनका जितना भी लॉस हुआ है वो जर्मनी से पूरा कराया जाए। जर्मनी के ऊपर एक भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाए ताकि वो दोबारा ऐसी हिम्मत ना करे जिस तरह वर्ल्ड वॉर 1 में उन्होंने सारे लॉसेस हमें दिए। ये ब्रिटेन और फ्रांस की एक मिली भगत थी कि जर्मनी को इतने बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी और इतने बड़े बोझ के तले ढलना था। मेरे दोस्तों, द ट्रीटी ऑफ वर्साई के मुताबिक जो जर्मनी को कर्ज अदा करना था वो $272 बिलियन बना, जो कि एक सोने के ढेर के बराबर होता है। 1921 में महंगाई का एक तूफान आ जाता है जर्मनी के ऊपर। 1922 में एक ब्रेड की कीमत 160 मार्क से 200 बिलियन तक पहुंच जाता है मेरे दोस्तों। यानी मिसाल इस तरह से मैं आपको देता हूं कि सुबह कोई नाश्ता करने के लिए ब्रेड मंगवाए तो बोरी में पैसा लेकर जाए, इतना पैसा कि वो बोरी में लेकर जाए और एक ब्रेड खरीदे। इतनी तूफानी महंगाई, इंतहा से महंगाई, लोग बेरोजगार हो गए और लोग डिप्रेशन में चले गए मेरे दोस्तों। यहां पर एंट्री होती है एडोल्फ हिटलर की। हिटलर अपने जज्बाती स्पीचेस से और अपने मजबूत अज़ाइम से लोगों को वरगलाना उसने शुरू कर दिया। अब यहां पर हिटलर लोगों को वरगलाना और लोगों के ऊपर अपना प्रोपेगेंडा अप्लाई करना बड़ा इजी हो गया था उसके लिए। 1923 में हिटलर की नाजी पार्टी गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश करती है, लेकिन इसमें बुरी तरीके से नाकाम हो जाते हैं। लेकिन इसका फायदा हिटलर को मिलता है क्योंकि हिटलर की पॉपुलैरिटी में इजाफा हो जाता है। हिटलर का कहना है कि आज जो मुल्क की हालत हुई है इंटरनेशनली एंड डोमेस्टिकली, जो मुल्क की बेइज्जती हुई है जर्मनी की, उसके पीछे एंटी नेशनल एलिमेंट इन्वॉल्व है। आज जो जर्मनी की इकोनॉमी जमीन तक आ गई है, आसमान से जमीन पे आ गई है, इसके पीछे एंटी नेशनल एलिमेंट का हाथ है। यहां पर हिटलर पूरे 10 साल तक इस प्रोपेगेंडे का इस्तेमाल करता है जर्मनी के ऊपर। हिटलर का यह भी कहना है कि मुल्क के इन हालात के पीछे यहूदी यानी जूस का हाथ है।
इनकी वजह से ये मुल्क इतनी खराबी की तरफ गया है और आज मुल्क के हालात यहाँ तक पहुँच गए। 10 साल तक हिटलर इस प्रोपेगेंडे को लेकर चलता है और लोगों में इस जहर को फैलाना शुरू कर देता है मेरे दोस्तों। और इसके बाद ग्रेट डिप्रेशन भी देखने को मिलता है मेरे दोस्तों। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि इस तरह के हालात जब मुल्क के हो, इतनी बुरी इकोनॉमी हो, तो डिप्रेशन का तो राज होता ही होता है। तो जर्मनी ग्रेट डिप्रेशन में जाता है और 1933 में 6 मिलियन लोग बेरोजगार हो जाते हैं। ढेर सारे लोग भूख और प्यास की वजह से मर जाते हैं, इवन के ढेर सारे बच्चे मर जाते हैं। यहाँ पर हिटलर खड़ा होके आई एम द डिक्टेटर कहकर अपने आप को डिक्टेटर डिक्लेयर कर देता है और उसके बाद पूरे मुल्क पे अपना कब्जा जमाता है और पूरे सिस्टम एंड सिचुएशन को कंट्रोल में ले लेता है और नाजी पार्टी पूरी जर्मनी पे अपना राज कायम कर देता है। एक बड़ा राज, एक ऐसा राज, एक ऐसी हुकूमत, एक ऐसा एम्पायर जो कि जर्मनी से पूरी दुनिया पे अब फैलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर हिटलर की सबसे बड़ा जो प्लान था वो यही था कि पूरी दुनिया पे मैंने राज करना है और जर्मन ही पूरी दुनिया पे राज करेंगे। यहाँ पर ना यहूदियों के लिए और ना स्लाविक्स के लिए कोई जगह नहीं होगी, सिर्फ जर्मन ही होंगे। चाहे पोलैंड हो, चाहे नीदरलैंड हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, चाहे ऑस्ट्रिया हो, इन सब पे जर्मन राज होगा, यानी जर्मन एम्पायर। हिटलर की हुकूमत आने वाली है और हिटलर की हुकूमत बनेगी। सन 1935 में दुनिया को पता चल जाता है कि हिटलर के पास एयरफोर्स भी है। आप भी कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात है, हर मुल्क के पास एयरफोर्स होती है, लेकिन द ट्रीटी ऑफ वर्साई में ये तय हुआ था कि जर्मनी कोई फौज, कोई नेवी एंड कोई एयरफोर्स नहीं बना सकता। लेकिन यहाँ पर ये सब इस बात को इग्नोर कर लेते हैं। ब्रिटेन, फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया ये सब इस बात को इग्नोर कर लेते हैं कि जर्मनी इतना बड़ा जुर्माना दे रहा है $272 बिलियन का, तो कोई बात नहीं, उनको अपनी छोटी सी फौज या एयरफोर्स बनाने दो। लेकिन नाजरीन, यहाँ पर इन सब से होती है बहुत बड़ी गलती, क्योंकि अब आने वाले टाइम में इसकी यही फोर्स और यही फौज बहुत बड़ी तबाही फैलाने वाले। जून 1935 में एंग्लो जर्मन नेवल एग्रीमेंट साइन कर दिया जाता है। इस एग्रीमेंट के तहत यह तय कर दिया जाता है कि जर्मनी अपनी नेवी बना सकता है। जर्मनी की अब अपनी खुद की नेवी होगी और जर्मन अपनी नेवी को कंट्रोल कर सकता है और अपनी एक बड़ी सी नेवी बना सकता है। लेकिन यहाँ पर जर्मनी की बढ़ती हुई फौजी स्ट्रेंथ एंड नेवी स्ट्रेंथ को देखकर फ्रांस चौकन्ना हो जाता है और फ्रांस अपने ईस्टर्न बॉर्डर पे 450 किलोमीटर लंबा दीवार बना देता है ताकि कोई भी जर्मन फौज यहाँ ना आने पाए, क्योंकि फ्रांस को तो हर वक्त डर रहता था मेरे दोस्तों। तो उसने एक बड़ा सा फोर्टिफिकेशन खड़ा कर दिया और 450 किलोमीटर लंबा बना दिया ताकि यहाँ पर जर्मनी की कोई फौज ना आने पाए। 1938 में जब हिटलर को लगता है कि अब उसकी फौज तैयार हो चुकी है, अब उसकी फौज जंग लड़ने के लिए तैयार हो चुकी है, तो वो अपनी पहली नज़र डालता है अपने बाजू के मुल्क ऑस्ट्रिया पे, क्योंकि ऑस्ट्रिया का मुल्क उसके लिए मस्ट हैव मुल्क था। ऑस्ट्रिया को काबू करना सबसे पहले ज़रूरी था, क्योंकि हिटलर ये चाहता था कि जितने जर्मन स्पीकिंग मुल्क है वो 1 यूनिट के तहत रहे, वो उसके ऊपर सिर्फ जर्मन एम्पायर का राज हो, यानी जिन ममालिक में जर्मन स्पीकिंग लोग रहते हैं उन सब के ऊपर जर्मनी का राज हो और वो अपने करीबी लोगों को और अपने मसीहा लोगों को एक लिविंग स्पेस देना चाहता था, एक ऐसा एरिया देना चाहता था जिसमें वो आराम से रह सके
और वो वहाँ से फिर अपने प्रोपेगेंडे को और अपनी जंगी जुनून को उस बॉर्डर से आगे लेकर चले, उस बॉर्डर से उससे भी आगे लेकर चले। यानी पहले एक मुल्क को काबू करना है, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को और फिर पांचवें को। यानी ऑस्ट्रिया मस्ट हैव कंट्री था हिटलर के लिए।